गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं डॉक्टर पुरुषोत्तम रंजन, रंगलाल इंटर विद्यालय सरघाटी से, और आप देख रहे हैं वर्चुअल स्कूल ऑफ गया के तहत गया गाइडेंस प्रोग्राम। यह प्रोग्राम उन छात्र छात्राओं के लिए बनाया गया है जो 11वीं या 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और इस वर्ष एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं। उनके लिए इस चैनल पर क्रैश कोर्स भी करवाया जा रहा है और 11वीं तथा 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए बेहतर तैयारी के लिए प्रयास किया गया है। आप इसे अवश्य देखें, सुनें। आज के इस सत्र में हम लोग देखेंगे 11वीं कक्षा का भूगोल का पाठ्यक्रम, और आज जिस पाठ्यक्रम को हम लोग देखेंगे वह है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत से, और चैप्टर है हमारा वायुमंडलीय परिसंचरण, और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हम आज की इस कक्षा में करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विभिन्न जो उपकरण हैं जो कि वायुमंडलीय परिसंचरण और वायुदाब को जानने के लिए इन उपकरणों का उपयोग किया जाता है, आपको इस स्क्रीन पर दिखलाया गया है। तो इस पाठ को हमने दो भागों में बांटकर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आज उसी के अंतर्गत पहले भाग को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। आज के कक्षा में हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिसका अध्ययन आज के कक्षा में किया जाएगा। उन महत्वपूर्ण पाठ बिंदुओं में आप देख पा रहे हैं, पहला जो पाठ बिंदु होगा वह होगा वायुमंडलीय दाब के बारे में, जिसे हम एयर प्रेशर के रूप में भी जानते हैं। आज का दूसरा जो महत्वपूर्ण पाठ बिंदु है वह है वायु दाब में उधर व अधर भिन्नता। दूसरा है वायु दाब का क्षैतिज वितरण, यानी वायु दाब का जो है वितरण क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों वितरण के बारे में आज की कक्षा में आप समझेंगे, देखेंगे। समुद्र तल वायु दाब का विश्व वितरण भी इसमें आज शामिल किया गया है। उसके बाद में हम देखेंगे पवन की दिशा और वेग को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे कोरियालिस बल के बारे में, जो कि दोनों गोलार्धों में वायु के गति और वायु की दिशा को प्रभावित करने का कार्य करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे वायु दाब और पवनों के बीच में क्या संबंध पाया जाता है, किस प्रकार वायु दाब पवनों को प्रभावित करती है। और आज का सबसे अंतिम पाठ बिंदु होगा वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण। अब हम एक एक कर सबके बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आप देख आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल और वायु दाब के बारे में। प्यारे बच्चों, आप देखते होंगे कि विभिन्न स्थान पर जब जाते हैं तो कहीं पर तेज हवाएं चलती हैं, कहीं पर कम तेज हवाएं भी चलती हैं। तापमान के कारण, तापमान के भिन्नता के कारण यह भी प्रभावित होता है। आप देखते होंगे कि जब हम वायु को गर्म होते हुए देखते हैं तो गर्म होती हुई वायु फैलती है, जबकि वायु जब ठंडी होती है तो सिकुड़ती है। और सीधा सा उदाहरण आप देखते होंगे, खाना बनाते हुए बर्तनों के ऊपर जल वाष्प के रूप में उसको देखते हैं। गर्म होने के बाद में वो बाहर निकलना चाहती है और बर्तन को हिलाती है, तो आप उस रूप में उसको देखते हैं। वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण पवनों का निर्माण होता है। वो हवाएं गतिशील होती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहती हैं, और यह निम्न वायुदाब की ओर से, निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब दोनों को जब हम देखते हैं तो जिधर उच्च वायुदाब होता है वहां से ये निम्न वायुदाब की ओर बहती हैं। चूंकि निम्न वायुदाब जहां पर होता है वो गर्म होकर के ऊपर की ओर उठने लगती है, और उस खाली स्थान को भरने के लिए उच्च वायुदाब वाले स्थानों से हवा उसकी ओर गतिशील हो जाती हैं। तो हम देखते हैं कि क्षैतिज गतिमान वायु जो है, क्षैतिज मतलब इस रूप से, इस पॉइंट पर यदि हम देखते हैं और इधर से गतिशील होती हुई वायु जब यहाँ पर पहुँचती है तो यह गतिमान होती हुई होती है, ये इसमें गति होता है। इसी वायु को हम लोग पवन कहते हैं, हवा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब के द्वारा यह निर्धारित होता है कि कोई वायु कब ऊपर उठेगी या फिर नीचे बैठेगी। चूंकि गर्म होने के बाद वायु हल्की होती है और हल्की होने के वजह से वह ऊपर की ओर धीरे धीरे उठने लगती है। जब वायु ठंडी होती है तो इसके विपरीत क्रिया होती है और वह नीचे की ओर बैठने लगती है। पवनें पृथ्वी पर तापमान और आर्द्रता का पुनर्वितरण करती है, जिससे पूरे पृथ्वी का तापमान स्थिर रहता है, तापमान संतुलन की अवस्था में होता है। ऊपर उठती हुई वायु जो होती है
वो अपने साथ में आर्द्रता को उड़ा करके ले जाती है, बादल बनती है और उन्हीं बादलों के संघनित होने से फिर वर्षा जल बूंदों के रूप में इस पृथ्वी पर गिरती है, जिसे हम प्रेसिपिटेशन या वर्षा कहते हैं। वर्षा सभी लोगों को प्यारा लगता है और ये धरती पर जो विभिन्न प्रकार के जीव हैं उनके जीवित रहने के लिए भी अधिक जरूरी है। इस अध्याय में वायुमंडलीय दबाव भिन्नता के विभिन्न कारणों, वायुमंडलीय परिसंचरण संबंधी कौन कौन से बल हैं, वायु विक्षोभ, वायु राशियों का बनना, वायु राशियों के मिश्रण से मौसम संबंधी विक्षोभ और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन यह अध्ययन हमने दो भागों में बांटकर प्रस्तुत किया है। आज के भाग में हम लोग सर्वप्रथम वायुमंडलीय दाब को देखेंगे। आप जानते हैं कि ये जो हमारा शरीर है इसके ऊपर में वायु फैला हुआ है और हम वायु के एक राशि के द्वारा हम ऊपर से नीचे की ओर दबाए जा रहे हैं। हमारे शरीर के ऊपर में भी एक कॉलम सा बना हुआ है, मतलब ऊपर से हवा का जो दाब है वह हमें नीचे की ओर दबा रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर ऊंचाई पर बढ़ते हैं वायु ऊपर में कम होती जाती है, विरल वायु होती है और सांस लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप ऊंचे पहाड़ पर जब चढ़ते होंगे वहाँ पर तेज सांस लेना पड़ता होगा, चूंकि वहाँ पर वायु का घनत्व कम है और विरल वायु के कारण ही आपको वो महसूस करना पड़ता है। अब वायु दाब किसको कहते हैं? माध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा और इसके ऊपर में एकदम अनवरत अंतरिक्ष तक जो वायु है उसका दबाव उस क्षेत्रफल पर पड़ रहा है। हम जितना चौड़ा है, जितना मोटा है, मतलब हमारा जितना एरिया, उसके ऊपर में एक कॉलम बन रहा है। इसका जो दबाव पड़ रहा है मेरे शरीर के ऊपर में उस वायु दाब को झेलना पड़ रहा है। तो समुद्र तल पर 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा जगह पर 1013.2 मिली बार दबाव हमारे ऊपर में वो पड़ रहा है। वायु दाब को मापने की इकाई जो होती है जिसे हम मिली बार के रूप में जानते हैं, और एक दूसरा भी इसका इकाई है जिसे पास्कल के नाम से भी जानते हैं। यह जो है 10 और 13 मिली बार के रूप में है। गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के निकट वायु दाब अधिक होता है, जबकि जो जो हम इस गुरुत्वाकर्षण से दूर होते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, वायु दाब निरंतर घटता जाता है। इसी के कारण धरती के निकट जो होता है वायु दाब अधिक और ऊपर में कम होता है। अब बात आती है कि हम लोग मापते कैसे हैं इसको। वायु दाब की चर्चा तो कर रहे हैं कि वायु दाब 1013.2 मिली बार है। आखिर इसको मापेंगे कैसे? थर्मामीटर से मापेंगे, मीटर से मापेंगे, किलोग्राम में मापेंगे। तो इसका यूनिट आप जान लिए कि नहीं, इसे मिली बार में मापते हैं। मिली बार में मापते हैं तो मापने का भी कोई उपकरण होगा, कोई औजार होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं घड़ी नुमा ये यंत्र है जिसको हम लोग बोलते हैं एनोराइड बैरोमीटर। 2 तरह के बैरोमीटर से हम लोग वायु दाब को माप सकते हैं। एक है एनोराइड बैरोमीटर और दूसरा है जिसे हम लोग पारद बैरोमीटर बोलते हैं, मरकरी बैरोमीटर उसको बोलते हैं। दोनों के बारे में हमने यहाँ पर दिखलाया है। सबसे पहले पारद वायु मापी जिसे हम लोग मरकरी बैरोमीटर कहते हैं, और दूसरा निर्द्रव बैरोमीटर। निर्द्रव, इसमें कोई किसी प्रकार के लिक्विड का उपयोग नहीं किया गया है, इसीलिए इसका नाम रखा गया निर्द्रव। और मरकरी तो लिक्विड वाला चीज होता है, इसीलिए वो उसको मरकरी बैरोमीटर के रूप में जानते हैं हम लोग। बैरोमीटर से किस चीज को मापते हैं हम लोग? तो सीधा सा जवाब होगा बैरोमीटर से हम लोग वायु दाब को मापते हैं। हमारा जो पुस्तक है प्रयोगात्मक भूगोल के पुस्तक में बताया गया है कि वायु दाब ऊंचाई के साथ घटता है। ऊंचाई पर वायु दाब निम्न स्थानों पर अलग अलग होता है और इसी भिन्नता के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है और गतिशील वायु के तीव्रता में भी अंतर देखा जाता है। कुछ क्षेत्रों में वायु तीव्र गति से गतिशील होती हैं, जबकि कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां कम गति से हवाएं बहती हैं। अब है वायु दाब में ऊर्ध्वाधर भिन्नता। ऊर्ध्वाधर भिन्नता का मतलब नीचे से ऊपर की ओर, ऊंचाई की ओर भिन्नता। ऊर्ध्व से लेकर के अधर तक
नीचे से लेके ऊपर तक वायु दाब में जो भिन्नता पाई जाती है उसको हम लोग ऊर्ध्वाधर भिन्नता कहते हैं। जबकि क्षैतिज इस क्षितिज के हिसाब से, ये पैरेलल, यदि इस जगह का तापमान, इस जगह का तापमान, इस जगह का तापमान, तीनों तापमान में भिन्नता है तो यह क्षैतिज भिन्नता का उदाहरण होगा। जबकि इस जगह का तापमान, इस जगह का तापमान और इस जगह के तापमान में अंतर है, इसे हम ऊर्ध्वाधर भिन्नता के रूप में जानेंगे। तो ऊर्ध्वाधर भिन्नता के रूप में देखते हैं कि वायुमंडल के निकट का भाग यानी धरातल के निकट का भाग जो होता है वहां पर वायु दाब अधिक होता है और ऊपर में वायु के विरलता के कारण वहां पर ऊपर वाले भाग में वायु दाब कम होता है। तीव्र गति से ऊंचाई के साथ साथ यह दाब जो है वायु दाब घटता जाता है। प्रत्येक 10 मीटर मतलब लगभग 33 फीट, लगभग 33 फीट जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो 1 मिली बार जो है वायु दाब कम हो जाता है। यहाँ पर यहाँ पर बनाया गया एक सारणी है, तो उस सारणी में दिखलाया गया है कि कितने ऊंचाई पर जाने पर तापमान और वायु दाब में क्या क्या अंतर आता है। समुद्र तल पर वायु का दाब 1013.25 मिलीबार होता है और यहाँ पर तापमान सेंटीग्रेड में 15.2, जबकि हम 1 किलोमीटर ऊपर तक 1 किलोमीटर पर जब देखते हैं तो वहां पर वायु दाब हमारा बढ़ करके हो जाता है 898.76 और तापमान 8.7। फिर जब 1 से 5 गुना यानी 5 किलोमीटर गहराई 5 किलोमीटर पर जाते हैं तो वहां पर वायु दाब 540.4 हो जाता है और तापमान माइनस में चला जाता है -17.8 ऊपर की ओर। फिर जब हम 10 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो वहां पर वायु दाब मात्र 265 मिलीबार रह जाता है और तापमान -49.7, इतना माइनस तापमान में वो चला जाता है। तो हम देखते हैं कि जो जो हम ऊपर की ओर जाते हैं वायु दाब भी घटता जा रहा है और तापमान भी घटता जा रहा है। तो ऊंचाई के साथ साथ इसका व्युत्क्रम हम देख रहे हैं, उल्टा असर देख रहे हैं। वायुमंडल में औसत वायु दाब और तापमान को यह प्रस्तुत किया गया है इस सारणी के द्वारा। अब ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होती है। ऊपर से जब नीचे की ओर आते हैं और जो दाब जो प्रवणता है, दाब प्रवणता का मतलब होता है अधिक मात्रा में होना, तो वो ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता जो है वह क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होती है। इसके विपरीत दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करने के कारण यह संतुलित होती है और यही कारण है कि ऊर्ध्वाधर जो पवन चलती है ऊपर से नीचे की ओर आने वाली हवाएं अधिक ताकतवर नहीं होती हैं, अधिक शक्तिशाली, अधिक बलशाली नहीं होती हैं। तो आपने देखा कि वायुमंडल में वायु दाब का ऊर्ध्वाधर वितरण किस प्रकार प्रभावित होता है, यानी नीचे से जब ऊपर की ओर जाते हैं तो वायु दाब घटता जाता है और उसके साथ साथ तापमान भी घटता जाता है। अब हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्षैतिज वितरण को अब हम लोग देखेंगे। पवनों की दिशा और वेग के साथ साथ यह अंतर पाया जाता है। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ने के पहले हम लोग समझेंगे समदाब रेखा किसे कहते हैं। सम का मतलब होता है बराबर, दाब का मतलब दबाव, यानी समान दबाव वाले स्थानों से समान दबाव वाले स्थान जहां पर हैं उन स्थानों को यदि आपस में मिला दिया जाए तो एक रेखा का निर्माण होता है और इसी रेखा को हम लोग समदाब रेखा कहते हैं। समदाब रेखा का अर्थ ही हो गया कि समान दबाव वाले स्थानों को रेखा के द्वारा दिखलाया गया। समदाब रेखाएं वैसी रेखाएं हैं जो समुद्र तल से एक समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाती हैं। दाब पर ऊंचाई के प्रभाव को दूर करने के लिए और तुलनात्मक बनाने के लिए समुद्र तल के वायु दाब में हम लोग जो है पूरे वायुमंडलीय दाब को घटा लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग उसका दबाव को मालूम करते हैं। समुद्र तल पर वायु दाब वितरण मौसम मानचित्रों में दिखलाया जाता है। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार इस चित्र 10.1 में उत्तरी गोलार्ध में समदाब रेखाओं को प्रस्तुत किया गया है। यानी ये हमारा उत्तरी गोलार्ध का है, डेटा यहाँ पर प्रस्तुत किया हुआ और देखते हैं यहाँ पर मिली बार में वायु दाब को दिखलाया गया है। आप देख रहे होंगे कि ये जो सेंटर वाला भाग है वहां पर वायु दाब बाहरी भाग की तुलना में थोड़ा कम है। यहाँ 1014 मिली बार
वायु दाब है। इसके आगे जब जाते हैं 1016 मिलीबार, फिर 1018, तो सेंटर में यानी बीच वाले भाग में वायु दाब कम है और बाहर जो जो हम जाते हैं वायु दाब बढ़ता जा रहा है। निम्न वायु दाब का केंद्र बीच में है, जबकि उच्च वायु दाब का केंद्र, उच्च वायु दाब बाहर में पाई जा रही है। ये उत्तरी गोलार्ध में समदाब रेखाओं को दिखलाया गया है। ये उत्तरी गोलार्ध के वायु दाब और पवन तंत्र को प्रस्तुत करती है। अब देखते हैं हम लोग समुद्र तल वायु दाब का विश्व वितरण, यानी समुद्र तल में वायु दाब का क्या स्थिति है उसको इस ग्राफ में दिखलाया गया है चित्र 10.2 में। यह जनवरी के महीने का वायु दाब का जो रिकॉर्ड है यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। आप देख रहे होंगे कि पूरे दुनिया का मानचित्र यहाँ पर है। यह हमारा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ग्रीनलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये समदाब रेखाएं समान दबाव वाले स्थानों से होकर के गुजर रही है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर 1000 मिलीबार का दाब जो है वो इस एरिया से फैला हुआ है ग्रीनलैंड के दक्षिणी भाग में। फिर देखते हैं 1005 मिलीबार जो है 0 डिग्री देशांतर के आसपास से गुजरते हुए फिर पुनः यहाँ पर आकर के मिल जा रही है। तो ये हम लोग वायु दाब के जो स्थिति है वो हम लोग देख रहे हैं जनवरी के महीने में। जब हम इसको जुलाई के महीने में देखते हैं तो ये स्थिति थोड़ी बदल जाती है, वो इस रूप में दिखलाई पड़ती है। ये समदाब रेखाओं को दिखलाया गया है। अब हम इसके बाद में देखेंगे कि विषुवत रेखा के निकट जब देखते हैं तो वायु दाब कम होता है। इसे विषुवतीय निम्न वायु दाब के रूप में जानते हैं। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल लो, इक्वेटर विषुवत रेखा, जिसे हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर निम्न वायु दाब होता है। लेकिन जब हम यहाँ से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण की ओर जाते हैं, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में, तब हम वहाँ पर देखते हैं उच्च वायु दाब का क्षेत्र पाया जाता है, जिसे उपोष्ण उच्च वायु दाब क्षेत्र कहा जाता है। पुनः जब हम ध्रुव की ओर जाते हैं 60 डिग्री पर, तब वहाँ पर निम्न वायु दाब का केंद्र पाया जाता है। और पुनः 0 डिग्री के आसपास जाते हैं ध्रुव प्रदेश में, वहाँ पर भी उच्च वायु दाब की पेटी पाई जाती है। तो सूर्य के किरणों के विस्थापन के साथ साथ ये पट्टियाँ विस्थापित होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में ये पट्टियाँ दक्षिण की ओर खिसक जाती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में ये पट्टियाँ उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। समदाब पट्टियाँ गर्मी और जाड़े के मौसम में खिसकती रहती हैं। अब है पवनों की दिशा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। पवन, जिसे हम हवा के रूप में भी जानते हैं, अंग्रेजी में इसे विंड कहते हैं। गतिशील वायु को ही पवन के रूप में हम लोग जानते हैं। आप जानते हैं कि वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण वायु गतिमान होती है। मैंने पहले बताया कि वायु दाब में अंतर के कारण ही हवाएं गतिशील होती हैं और इन्हीं हवाओं को हम गतिशील होने के बाद में पवन के रूप में जानते हैं। यह क्षैतिज रूप से गतिशील होती हैं, समानांतर पृथ्वी के बहती हैं। पवनें उच्च दाब से कम दाब की तरफ प्रवाहित होती हैं। उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर हवाएं चलती हैं। इसके पीछे भी कारण होता है। जहाँ पर निम्न वायु दाब है, हवाएं ठंड गर्म होकर के ऊपर की ओर उठती हैं और वहाँ पर खाली जगह बन जाता है। उस खाली स्थान को भरने के लिए आसपास से हवाएं दौड़ती हैं, जिसे उसके रास्ते में आया हुआ व्यक्ति महसूस करता है कि हवाएं गतिशील हैं। साथ ही साथ इस क्रिया में घर्षण भी महसूस कर, भूतल पर धरातलीय विषमताओं के कारण घर्षण पैदा होती है, जो वायु की गति को प्रभावित करती हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण भी पवनों का वेग प्रभावित होता है। 2 तरह की गति है पृथ्वी में, एक है घूर्णन गति, दूसरा परिक्रमण गति। घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है और परिक्रमण गति के कारण पूरे वर्ष में जो सीजन का बदलना होता है। पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाले बल को कोरियालिस बल कहा जाता है। मैंने बताया था कि आज कोरियालिस बल के भी बारे में पढ़ेंगे। कोरियालिस बल के बारे में और आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन कोरियालिस बल एक ऐसा बल है जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में हवा की दिशाओं को, हवा के डायरेक्शन को बदल देती है। पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनें
तीन प्रभाव से प्रभावित होती हैं। तीन प्रभावों का परिणाम है कि जो पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनें हैं, उसमें सबसे पहले दाब प्रवणता का प्रभाव, उच्च वायुदाब का क्षेत्र है या फिर निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, उसके द्वारा भी वायु की गति प्रभावित होती है। दूसरा है घर्षण बल और तीसरा कोरियालिस बल। इसके अलावे पृथ्वी के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण बल है पवनों को नीचे की ओर प्रवाहित करता है। अब है दाब प्रवणता किसे कहते हैं? बार बार दाब प्रवणता की बात आ रही है। तो दाब प्रवणता है कि वायुमंडलीय दाब भिन्नता एक बल उत्पन्न करता है। वायुमंडलीय दाब में अंतर से एक प्रकार का बल उत्पन्न होता है जो दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर दाब प्रवणता है। जहां समदाब रेखाएं पास पास होती हैं, समान दाब वाली रेखाएं नजदीक होती हैं, इसका मतलब है वहां दाब प्रवणता अधिक है, और जहां पर दूर दूर है वहां दाब प्रवणता कम है। मतलब नजदीक नजदीक यदि समदाब रेखाएं हैं वहां वायु दाब प्रवणता अधिक होगा, दूर दूर पर समदाब रेखाएं खींची जाती हैं, इसका मतलब है वहां पर वायु दाब प्रवणता कम है। दूसरा जो था वह था घर्षण बल। घर्षण बल पवनों की गति को प्रभावित करता है और धरातल पर घर्षण सबसे अधिक होता है। इसका प्रभाव प्राय पृथ्वी के 1 से लेकर के 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। समुद्र के सतह पर घर्षण बल ना के बराबर होता है, न्यूनतम होता है, नेग्लेशिएबल होता है। इसके बाद जो तीसरा कारण था जो वायु को पवनों को प्रभावित कर रहा था वह था कोरियालिस बल। मैंने बताया था कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं की दिशा को परिवर्तित करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। यहाँ पर इस डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और पवनों की दिशा को भी प्रभावित करती है। 1844 ईस्वी में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था और नाम रखा इसे कोरियालिस बल। उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा में दाईं ओर, ध्यान रखना है, उत्तरी गोलार्ध में कोरियालिस बल के द्वारा पवन जो है, हवा जो है, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर की ओर मुड़ जाती है। मतलब बाएं, जिसको हम लोग बोलते हैं बाएं मुड़ती है। ध्यान रखना है, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। यहां पर भी दिखाया गया, ये दाहिनी ओर मुड़ रहा है, ये बाईं ओर मुड़ रहा है, तो ये मूल दिशा से भटक जाती है, विक्षेपित हो जाती है। जब पवनों का वेग अधिक होता है तब विक्षेपण भी अधिक होता है। जब पवनों का वेग कम होता है तो इन हवाओं का विक्षेपण भी कम होता है। यही बल कोरियालिस बल कहलाता है। कोरियालिस बल अक्षांशों के कोण के सीधा समानुपात में बढ़ता है। ध्रुवों पर सबसे अधिक और विषुवत रेखा पर यह कोरियालिस बल नहीं होता है। कोरियालिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। दाब प्रवणता जितनी अधिक होगी पवनों की गति, पवनों का वेग उतना अधिक होगा। दाब प्रवणता जितना कम होगा पवनों का वेग उतना ही कम होगा। इन दो बलों के एक दूसरे से समकोण पर होने के कारण निम्न दाब क्षेत्र में भी पवनें इसी के इर्द गिर्द बहती है। विषुवत रेखा पर कोरियालिस बल ना के बराबर होता है और पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती है। अतः निम्न दाब क्षेत्र और अधिक गहन क्षेत्र की बजाय पूरित हो जाता है। यही कारण है कि विषुवत रेखा पर यानी इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं बनता है। यहाँ पर चक्रवात का निर्माण नहीं होता है। अब वायु दाब और पवनों में क्या संबंध है? वायु दाब पवनों को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो पवनों का वेग और उसकी दिशा पवनों को उत्पन्न करने वाले बलों का परिणाम है। पृथ्वी की सतह से 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में पवनें जो हैं धरातलीय घर्षण के प्रभाव से मुक्त हो जाती हैं और मुख्यतः दाब प्रवणता जो है कोरियालिस बल से नियंत्रित होती है। कोरियालिस बल, पुनः कोरियालिस बल को हम लोग नहीं भूलेंगे, बार बार याद रखना इसको। कोरियालिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं ओर मुड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं जो हैं कोरियालिस बल के द्वारा बाईं ओर मुड़ जाती है। समदाब रेखाएं जब सीधी हो तो घर्षण का प्रभाव न हो,
तब दाब प्रवणता बल कोरियालिस बल के द्वारा संतुलित होता है और पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर बहती हैं। इन्हीं पवनों को हम लोग भू विक्षेपी पवन, जियोस्ट्रोफिक पवन के नाम से जानते हैं, जैसा कि चित्र 10.4 में दिखलाया गया है। ये चित्र 10.4 है, दिखाया गया है उत्तरी गोलार्ध की स्थिति, यह दक्षिणी गोलार्ध की स्थिति है। यहाँ पर देख रहे हैं कोरियालिस बल को, सी से जो लिखा हुआ है, सी इंडिकेट कर रहा है कोरियालिस बल के, कोरियालिस बल के, और भी जो है भू विक्षेपी पवन है और क्षैतिज दाब प्रवणता जिसे हम पी के रूप में जानते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के, ये जो है इसके समानांतर 90 डिग्री के कोण पे स्थित है। तो अब ये भू विक्षेपी पवन के बारे में जब देख लिए, अब हम देखते हैं निम्न वायुदाब के क्षेत्र के तरफ चारों ओर पवनों का परिक्रमण, चक्रवाती जो परिक्रमण जो होता है इसी को हम लोग चक्रवात कहते हैं। चक्रवाती परिसंचरण, चक्र के रूप में घूमते हुए बाहर से अंदर की ओर आना चक्रवात कहलाता है, जबकि अंदर से बाहर की ओर हवाओं का घूमना प्रति चक्रवात। तो ये चक्रवाती जो स्थिति उत्पन्न होती है, निम्न दाब के क्षेत्र के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण होता है। उच्च वायुदाब के क्षेत्र के चारों तरफ ऐसा होना प्रति चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। जहां पर उच्च वायुदाब है वहां पर प्रति चक्रवात का निर्माण होता है, जहां पर निम्न वायुदाब है वहां पर चक्रवात। तो यह है कि जहां पर बीच में कम दबाव हो तो बाहर से घूमते हुए हवाएं वहां पर आती हैं, चक्रवात उसको कहते हैं। प्रति चक्रवात उसका अपोजिट दिशा में होता है। चक्रवात और प्रति चक्रवात में पवनों की दिशा का प्रारूप यहाँ पर दिखाया गया है। चक्रवात में केंद्र में दाब की दशा निम्न होती है, उसका जो बीच वाला भाग निम्न वायुदाब का होता है। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई की दिशा में यह विपरीत होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई की दिशा में चक्रवात की उत्पत्ति होती है। प्रति चक्रवात सेंटर में उच्च वायुदाब होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के दिशा के अनुसार होती है और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है। खास ध्यान देना है, दोनों में स्थिति उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में सीधे बदल जाती है। चक्रवात जहां उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप घूमती है, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत घूमती है, तो प्रति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के दिशा के अनुसार घूमती है। प्रति चक्रवात दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई की दिशा के विपरीत है, जबकि चक्रवात दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के अनुरूप घूमती है। पृथ्वी की सतह पर कई बार निम्न और उच्च दाब के चारों ओर भी पवनों का परिसंचरण होता है। परिसंचरण का अर्थ होता है दौड़ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना परिसंचरण कहलाता है। तो प्राय निम्न वायुदाब क्षेत्र में वायु अभिसरित होती है और ऊपर उठती है। उच्च दाब के क्षेत्र में वायु का अवतलन होता है। जहां पर उच्च वायुदाब होता है हवाएं ऊपर से नीचे आती हैं, अवतलित होती हुई मालूम होती हैं, और निम्न वायुदाब क्षेत्र में उनका जो होता है वो अभिसरित होती हुई मालूम होती है। चित्र 10.5 में इसको दिखलाया गया है। अभिसरण के अलावे वायु भ्रमिल रूप में संवहन धाराओं में पर्वतों के साथ साथ और वाताग्र के सहारे ऊपर उठती हैं। वाताग्र के बारे में हम लोग जो अगले भाग में पढ़ेंगे। वाताग्र एयर फ्रंट के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। या बादल बनने और बादल के बरसने में काफी मददगार होते हैं, सहायक होते हैं। अब है वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण। वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण में निम्नलिखित चीजों को हम देखते हैं। भूमंडलीय पवनों का प्रारूप निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला है उसमें वायुमंडलीय ताप में अक्षांशीय भिन्नता। चित्र 10.5 में उसको दिखलाया गया है। वायुदाब पट्टियों की उपस्थिति। कौन कौन सी वायुदाब की पट्टी है? वायुदाब पट्टियों के साथ साथ सौर किरणों के साथ विस्थापन, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, पृथ्वी की घूर्णन गति, वायुमंडलीय पवनों के प्रवाह प्रारूप को वायुमंडलीय समान परिसंचरण की भी कहा जाता है। वायुमंडलीय परिसंचरण महासागरीय जल को भी गतिमान करती है। जिस प्रकार हवाएं गतिशील होती हैं ठीक उसी प्रकार समुद्री जल भी गतिशील होती हैं, जिसे महासागरीय जल भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं।
पृथ्वी की जलवायु को यह प्रभावित करती है। अल नीनो, ला नीनो का नाम आप सुने होंगे, जो कि महासागरीय जलधारा है। यह जलधाराएं ठंडी भी होती हैं और गर्म भी होती हैं, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। तो सामान्य परिसंचरण का एक क्रमिक रूप जो है चित्र 10.6 में उसको दिखलाया गया। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इसको चित्र 10.6 को, कि ये जो हमारा इक्वेटर है, यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश है, जिसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा पर निम्न वायु दाब का केंद्र है। इससे 30 डिग्री उत्तर में हम जाते हैं उपोष्ण उच्च दाब, और 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर दबाव अधिक है, उपोष्ण उच्च दाब है। फिर जब हम 60 डिग्री पर जाते हैं तो यहाँ पर भी निम्न वायु दाब का केंद्र स्थापित होता है, जिसको हम लोग अधो ध्रुवीय निम्न दाब कहते हैं। पुनः ध्रुव प्रदेश में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर वायु दाब अधिक होता है, जिसे हम ध्रुवीय उच्च दाब के केंद्र के रूप में जानते हैं। यहाँ पर हवाओं की दिशा भी बदलती है। यहाँ पर देख रहे हैं ये अंदर की ओर आ रही हैं, फिर यहाँ से जो हवाएं हैं बाहर की ओर निकल रही हैं, और ध्रुव प्रदेश से फिर ये इसका जो डायरेक्शन है चेंज हो जाता है। तो ये इस रूप में हम लोग इसको देखते हैं। अब सूर्यातप का प्रभाव भी इसके ऊपर पड़ता है। सूर्यातप क्या है? सूर्य के द्वारा जो तापमान पृथ्वी को प्राप्त होती है वह सूर्यातप कहलाती है। अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसे संक्षेप में हम ITCZ के नाम से जानते हैं, ये धाराओं के रूप में ऊपर उठती हैं। उष्ण कटिबंधों से आने के कारण ये पवनें इस निम्न दाब के क्षेत्र में अभिसरण करती है। अभिसरित वायु संवहन कोष के साथ ऊपर उठती है, और यह क्षोभ मंडल से ऊपर लगभग 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ऊपर में क्षोभ मंडल से ऊपर लगभग 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऊपर चढ़ती है, और पुनः ध्रुव प्रदेश पर नीचे की ओर गिरती है, जिसके कारण 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर वायु पुनः उच्च दाब का केंद्र स्थापित करती हैं। अवतलन का एक कारण यह है कि जब वायु दाब 30 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश पर पहुंचती है तो यह ठंडी हो जाती है, और ठंडी वायु जो होती है धरातल के निकट अपसरित होती है, दूसरे स्थान तक पहुंचती है, और पूर्वी पवनों के इस रूप में विषुवत रेखा के दोनों तरफ प्रवाहित होती हैं। पूर्वी पवनें अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पर मिलती हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर में यह होने वाला परिसंचरण है, और यहाँ पर एक निर्माण करता है, एक कोस्ट का निर्माण करता है, जिसे हम हेडले सेल्स, हेडले कोस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये गर्म हवाएं यहाँ पर उपोष्ण दाब क्षेत्रों में ऊपर की ओर उठती हैं, और धरातल पर यह पवनें जो है कोस्ट का निर्माण करती है, जिसे हम हेडले कोस्ट के नाम से जानते हैं। इसे फेरल कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ध्रुवीय अक्षांश पर ठंडी सघन वायु अवतलित होती हैं, अवतलित होती यानी नीचे आती हैं। इस कोष को ध्रुवीय कोष कहा जाता है। मैंने पहले बताया कि ध्रुव प्रदेशों में वायु दाब अधिक उच्च होता है। तापीय ऊर्जा का निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों में स्थानांतर सामान्य परिसंचरण को बनाए रखता है। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण महासागरों को भी प्रभावित करता है। चूंकि यह स्थलीय भाग को तो प्रभावित करता ही है, साथ ही साथ जलीय भागों को भी प्रभावित करता है। वायुमंडल में बृहद पैमाने पर चलने वाली पवनें धीमी और अधिक गति की महासागरीय जलधाराओं को प्रभावित करती है। महासागर वायु को ऊर्जा और जल वाष्प प्रदान करती है, और ये अंतर संबंध जो है महासागरों के विस्तृत क्षेत्र में अपेक्षाकृत धीमी होती हैं। अब इसके साथ में हम लोग पढ़ेंगे मौसमी पवनें। इस चैप्टर का अब अंतिम जो रूप है हम लोग पहुंचते जा रहे हैं आज के कक्षा का। तो मौसमी पवनों के अंतर्गत में हम देखते हैं कि विभिन्न मौसम में जो बदलाव आती हैं। आपने देखा होगा जाड़े की ऋतु में जो हमारी मौसमी दशाएं होती हैं वो गर्मी में नहीं होता है। गर्मी में जो मौसमी दशाएं हम देखते हैं वो जाड़े में नहीं होता है। तो यह बदलाव अत्यधिक तापमान के कारण, अत्यधिक तापन की क्रिया के कारण, पवन और वायुदाब पट्टियों के विस्थापन के कारण होता है। ऐसे विस्थापन का सबसे अधिक स्पष्ट प्रभाव मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में मानसूनी पवनों के प्रभाव में देखा जाता है, और इसके बारे में, मानसून के बारे में विस्तार से हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। सामान्य परिसंचरण प्रणाली से भिन्न और भी स्थानीय विसंगतियां होती हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे इन विसंगतियों में स्थानीय पवन को, लोकल हवा इसको बोलते हैं, लोकल विंड के नाम से जानते हैं। जब धरातल पर हवाएं गर्म होती हैं और ठंडी होती हैं
तो ये भिन्नता के कारण वार्षिक चक्र के विकास से स्थानीय और क्षेत्रीय पवनें बनती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की पवनें बनती हैं। मानसून भी इसी का एक उदाहरण हो सकता है। दूसरा, स्थल और समुद्र समीर। स्थल समीर और समुद्र समीर। स्थल समीर और जो समुद्र समीर है वह ऊष्मा के अवशोषण और उसके स्थानांतरण से स्थल और समुद्री क्षेत्र में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है, अर्थात स्थलीय भाग तेजी से गर्म होता है जल के तुलना में, जबकि रात में इसका उल्टा क्रिया होता है, जल जल्दी ठंडा हो जाता है। अतः स्थल पर हवाएं ऊपर उठती है, गर्म होने के बाद जब हवाएं गर्म हो जाती हैं नीचे से ऊपर की ओर उठने लगती है, जबकि समुद्र अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं और उच्च वायुदाब बना रहता है। इससे समुद्र से स्थल की ओर हवाएं बहने लगती है। ध्यान दीजिएगा, स्थलीय भाग में वायुदाब कम हो जाता है हवाओं के गर्म होने की वजह से, चूंकि हवाएं गर्म होती हैं, गर्म होकर के हल्की होती हैं और ऊपर की ओर उठती हैं। ठीक इसी समय समुद्री भाग जो है कम गर्म होता है, तो वहां पर उच्च वायुदाब का केंद्र होता है। तो पहले आप लोगों ने जाना कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं स्थानांतरित होती हैं, तो स्थल भाग की ओर समुद्र से जो हवाएं आती हैं उसको हम लोग स्थल समुद्र इसको हम लोग बोलते हैं स्थल समीर, समुद्र समीर के रूप में इसको जानते हैं। रात्रि में यानी रात के समय में इसका उल्टा क्रिया होता है। जल गर्म होता है तो यहाँ पर कम वायुदाब होता है और स्थल ठंडा होने के बाद में उच्च वायुदाब का केंद्र होता है, तो स्थल से हवाएं समुद्र की ओर बहती हैं। इसको हम लोग स्थल समीर कहते हैं। तो यहाँ पर दिखलाया गया है समुद्र समीर को। यहाँ पर समुद्र का भाग है, यह स्थल का भाग है। यहाँ उच्च वायुदाब, यहाँ निम्न वायुदाब, तो ये हवाएं इधर आ रही हैं, तो ये समुद्र समीर का ये डायग्राम है। समुद्र से स्थल की ओर आने का मुख्य कारण वायुदाब में अंतर है, और इस स्थिति में हम देखते हैं कि स्थल पर वायुदाब कम होता है, समुद्री भाग में वायुदाब अधिक होता है। तब इस स्थिति में स्थल समुद्र के स्थान पर समुद्री समीर का निर्माण होता है। इसके विपरीत हम लोग स्थल समीर को देखते हैं, उल्टा घटना हो रहा है। यहाँ पर स्थल से हवाएं समुद्र की ओर आ रही हैं, इसे हम स्थल समीर के रूप में जानते हैं। अब है वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण और इसका महासागरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि प्रशांत महासागर का जो गर्म और ठंडा होता है वह गर्म जलधाराओं दक्षिणी अमेरिका के तट की ओर प्रवाहित होती है। पेरू जलधारा जो कि ठंडी जलधारा है, पेरू के तट पर इन गर्म जलधाराओं की उपस्थिति एल नीनो कहलाता है। अल नीनो घटना और ला नीनो दो तरह की गर्म जलधारा यहाँ पर है। अल नीनो घटना का मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायुदाब परिवर्तन से गहरा संबंध है। एक दूसरे से गहरे कोरिलेटिव है, दोनों एक दूसरे से काफी घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। प्रशांत महासागर पर वायुदाब में यह परिवर्तन दक्षिणी दोलन कहलाता है। इन दोनों दोलन यानी दक्षिणी दोलन और अल नीनो की संयुक्त घटना को ENSO के नाम से जाना जाता है। एक नया नाम है जिसका नाम है ENSO। जिस वर्ष में ENSO शक्तिशाली होता है उस वर्ष में विश्व में बृहत मौसम संबंधी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। मौसमी जो उपद्रव होता है इस वर्ष अधिक देखा जाता है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी शुष्क तट पर भारी वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया में भयंकर अकाल होता है। कभी कभी भारत में भी इसका असर होता है, यहाँ पर भी अकाल दिखलाई पड़ता है। संसार के विभिन्न भागों में भारी फेरबदल के रूप में इसको देखते हैं। इसके आकलन से संसार के अन्य भागों की मौसम संबंधी भविष्यवाणी के अनुरूप इसका प्रयोग किया जाता रहा है। अब हम लोग देखेंगे पर्वत और घाटी पवन। ये पर्वतीय क्षेत्रों में होती हैं। पर्वत और घाटी का यहाँ पर दिखाया गया है जो स्थिति है। दिन के दौरान पर्वतीय प्रदेश में ढाल गर्म हो जाता है। पर्वत का जो ढाल होता है अधिक सूर्यातप प्राप्त करने के कारण वो गर्म हो जाता है। वायु ढाल के साथ साथ जो होती है ऊपर उठती है और इस स्थान को भरने के लिए वायु घाटी से बहने लगती है। इसे घाटी समीर कहते हैं। पर्वतीय ढाल पर हवाएं गर्म होती है, गर्म होकर के ऊपर उठती है, तो घाटी से हवाएं जो ऊपर की ओर बहती है इसे हम घाटी समीर कहते हैं।
रात्रि के समय ठीक इसका उल्टा होता है, जैसे हम लोग स्थल समीर और समुद्री समीर में देखा, तो इसकी जो उल्टी जो घटनाएं होती है, ऊपर से जब नीचे हवाएं बहने लगती है, उसको हम लोग पर्वतीय पवनें कहते हैं। उच्च पठार और हिम वाले क्षेत्रों में ठंडी वायु जो अवरोही होती है, नीचे की ओर आती है, जिसको हम लोग कैटाबैटिक पवन कहते हैं, पर्वत श्रेणियों के पवन विमुख ढालों पर होती हैं। एक अन्य प्रकार की उष्ण पवनें प्रवाहित होती हैं, जिसे हम अगले कक्षा में अब हम देखेंगे इसके बारे में। और इससे जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है हमारा, जो सेकेंड पार्ट में हम इसका अध्ययन करेंगे, संक्षिप्त रूप में हम एक बार देख लेते हैं। अभी तक आज के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा वायु दाब के बारे में, दाब प्रवणता के बारे में, दाब और तापमान के क्षैतिज वितरण के बारे में, कोरियालिस बल के बारे में, स्थल समीर और समुद्री समीर के बारे में, घाटी समीर और पर्वतीय समीर के बारे में। तो बच्चों, आप इस जो प्रस्तुत किया गया है जो अध्याय, इसका आप बार बार वीडियो देखें, समझें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपना सजेशन भी इसमें जरूर डालें। फिर मिलेंगे हम अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।